नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है, तो अब वहां उद्धव सरकार के भविष्य को लेकर सवाल उठने शुरू। एक तरफ बीजेपी के नेता नारायण राणे ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है, तो शिवसेना को सफाई देनी पड़ रही है कि एनसीपी के नेता उद्धव सरकार से नाराज नहीं है। और इस सबके बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर पूछे गए सवाल पर यह कह दिया कि हम महाराष्ट्र के अहम फैसले लेने वालों में से नहीं हैं, यानी एक तरीके से सरकार से किनारा करना। हालांकि शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी की ओर से भी उद्धव सरकार के स्थिर होने का, मजबूत होने का दावा किया जा रहा। लेकिन जिस तरह से अटकलें हैं और बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, उसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना का संकट काल उद्धव की मुसीबत बनकर आया है? क्या वो घर और बाहर दोनों जगह घिर गए हैं? क्या कोरोना महाराष्ट्र की सरकार की बलि ले लेगा? आज का दंगल इसी सवाल पर। बीजेपी नेता नारायण राणे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले तो उद्धव सरकार को लेकर नया मोर्चा खुल गया। कोरोना से संघर्ष में उद्धव सरकार को नाकाम बताकर नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग राज्यपाल के सामने रखी। उपाययोजना करू शकत नाही, प्राण वाचू शकत नाही, पूर्ण फेल्युअर सरकार आहे, यांची क्षमता नाही। या सरकारची कोरोनाशी सामना करायची क्षमता नसल्याने हे सरकारला आता नारळ द्यावा आणि राष्ट्रपती राजवट आणावी। उद्धव सरकार पर इस तरह के हमले का जवाब देने शिवसेना नेता संजय राउत सामने आए। राष्ट्रपति राजवट का सपना मत देखिए। अगर कोई देखता है ना तो वापस वो जग नहीं जाएगा, वो सपने में ही रहेगा। राष्ट्रपति राजवट की अगर बात कोई करता है तो सबसे फिट केस है तो गुजरात स्टेट है। अब देखिए, अहमदाबाद के हाईकोर्ट ने, गुजरात के हाईकोर्ट ने वहाँ के तैयारी के बारे में क्या स्ट्रिक्चर पास किया है वो देख लीजिए। संजय राउत को इन अटकलों का भी जवाब देना पड़ा, जिसमें दावा किया जा रहा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। दरअसल सोमवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से पवार की मुलाकात के बाद पवार की उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात हुई थी। राउत का दावा है कि उद्धव सरकार के भविष्य पर सवाल उठाने वालों के पेट में दर्द है। कांग्रेस ने भी कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कोई मतभेद नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल नाराज नहीं। हमारी तीनों पार्टी की मीटिंग हर हफ्ते में हो जाती है, उसमें सब डिसीजन होते हैं, तो कांग्रेस नाराज होने का कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस और हम सब तीनों पार्टी साथ में काम कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र में एकता के दावों के उलट कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. महाराष्ट्र में कोरोना के 52,667 केस और 1,695 मौतें हो चुकी हैं। इसीलिए उद्धव सरकार भंवर में फंसती दिख रही है। कमलेश सुतार के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ कमलेश राय होंगे, जो कि शिवसेना का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ महेश तापसे होंगे, जो कि एनसीपी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ चरण सिंह सापरा भी इस समय आ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे नारायण राणे से भी बात करने की, बीजेपी के नेता जिन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। लेकिन सबसे पहले चरण सिंह सापड़ा, मेरा सवाल आपसे है। नारायण राणे तो जब आएंगे तब आएंगे, राहुल गांधी जी ने तो पहले ही किनारा कर लिया कि भाई महाराष्ट्र की सरकार जो भी कर रही है या जो कुछ भी वहां हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि फैसला लेने वाले हम लोग नहीं है। देखिए रोहित जी, मैं उसमें आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जो आपने अभी बाइट दिखाई है उसमें सवाल क्या पूछा गया था राहुल जी से? सवाल ये पूछा गया था कि जिस तरह से आप छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं,
क्या आपके जो दूसरे राज्य हैं जिसमें कांग्रेस सत्ता में है, चाहे वो राजस्थान है, पंजाब है या फिर महाराष्ट्र है, उसमें आप लागू करेंगे? तो उसका पहला उत्तर राहुल जी ने ये दिया कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी पूरी सरकार नहीं है, हम उसमें इस तरह का निर्णय अकेली पार्टी होकर के नहीं ले सकते। लेकिन उसके साथ में राहुल जी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र जो है वो बहुत ही एसेंशियल स्टेट है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और महाराष्ट्र जो है वो आज की तारीख में कोरोना से जूझ रहा है, वो कठिन समय से जा रहा है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। तो राहुल जी ने तारीफ भी की और फिर यह भी कहा कि मैं केंद्र सरकार से दरखास्त करता हूं कि महाराष्ट्र को आर्थिक मदद की जरूरत है, तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को मदद करनी चाहिए क्योंकि वो कठिन समय से जा रहे हैं। तो ये दो भाग थे। राहुल जी ने कहीं भी किनारा नहीं किया है। राहुल जी ने पहले सवाल का जवाब दिया। सापड़ा जी, एक कहावत होती है, महाराष्ट्र बहुत ही बड़ा स्टेट है, एसेंशियल स्टेट है। इधर एक कहावत है, और आप तो इधर की भाषा जानते हैं, उत्तर भारत की, मराठी के साथ साथ, तो आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी जहां तारीफ करनी हो वहां तो सरकार हमारी है, जहां पर लोग ये कह दे कि साहब आपके यहाँ ये सब हो रहा है, तो ये कह के निकल जाना कि साहब हम तो केवल सपोर्टर हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से सोचने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैंने स्पष्टीकरण दिया है कि राहुल जी को वो सवाल पूछा गया था डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का, उसके संदर्भ में वो उत्तर था। फिर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की सहायता करने की बात की और महाराष्ट्र सरकार किस तरह से जूझ रही है उसकी भी तारीफ की है। तो कहीं से भी किनारा नहीं किया है। और जहां तक आप कह रहे हैं राणे जी का, मैं आपको बताऊं कि वो तो अभी नए नए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना वर्चस्व भी वहां पर कायम करना है, अपना स्तर भी उठाना है, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इससे कोई महाराष्ट्र की सरकार हिल नहीं रही है। तीनों पार्टियों की सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है पूरी तरह से मजबूत है, और कोई भी इस तरह की डेयरिंग न करे उसको गिराने की या उसको हिलाने की। ये महाराष्ट्र जो है ये मध्य प्रदेश नहीं बन सकता। जब मध्य प्रदेश में भी ये कर रहे थे तब इनके पास में समय था कि ये पीपीई किट और मुझे कहने का मौका नहीं दिया, खुद ही कह दिया चाहिए था, तब ये मध्य प्रदेश के एमएलए खरीद रहे थे। अगर ये इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर रिपीट करेंगे तो जनता देख रही है, सत्ता बल, बाहुबल और धनबल महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलेगा। सापड़ा जी, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, आपने खुद ही कह दिया, क्योंकि मैं अगला सवाल आपसे यही पूछता कि मध्य प्रदेश में भी आप लोग यही कहते थे कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे सब लोग इंटैक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके से, लेकिन अचानक पलट गया खेल वहां पर भी। महाराष्ट्र में भी अचानक से ये सुगबुगाहट अगर उठने लगी है सर, कहीं ना कहीं चिंगारी होगी तभी धुआं निकल रहा है। अभी मैं संजय निरुपम के बयान पढ़ के आपको सुनाने लगूंगा तो फिर उस पर भी आप कहेंगे कि मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। तो सुनाइए, मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा। आपके अपने नेता हैं संजय निरुपम, तो वो खुद सवाल उठा रहे हैं सरकार के कामकाज के तरीके पर, वो खुद सवाल उठा रहे हैं कि सरकार के तरीके से संतुष्ट नहीं है। देखिए रोहित जी, जब राहुल जी ने महाराष्ट्र राज्य सरकार की तारीफ कर दी, कहा कि मैं तारीफ करता हूं, कठिन समय से गुजर रहे हैं, सापड़ा जी, वो तारीफ कैसी जिसमें स्पष्टीकरण देना पड़े? संजय निरुपम के बयान का कोई वर्चस्व रह नहीं जाता। सापड़ा जी, वो तारीफ कैसी जिसमें स्पष्टीकरण देना पड़े आके लोगों को 4 बार? नहीं, ये तो आपने सवाल पूछा तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप ना पूछते तो नहीं देते। आपने ये तो आपका देखने का नजरिया है रोहित जी, आपका देखने का नजरिया है, ये जनता का देखने का नजरिया नहीं है। सापड़ा जी, आप प्रेस रिपोर्टर है, सीनियर है, आप कोई भी नजरिए से देख सकते हैं। सापड़ा जी, मेरा कोई निजी आपके प्रति वो नहीं है, जो लोगों की भावना है एक सामान्य, उस बयान को सुनने के बाद वही भावना मैंने आपके सामने रखी है। और ये सुनने के बाद मैं आपको सापड़ा जी एक बात बताता हूं, आपने अंगुलीमाल की कहानी सुनी है? जब वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा रास्ते में, तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है मेरी उंगली काट लेना, जाओ पहले अपने परिवार से पूछ के आओ तुम्हारे पापों में तुम्हारा भागीदार बनता है कि नहीं। वो वापस आया और उसने आके कहा नहीं सब मेरे परिवार वाले पाप में तो भागीदार बनने को तैयार नहीं है। तो आज लगता है क्या कांग्रेस ने ऐसी स्थिति कर दी है कि महाराष्ट्र में अगर कुछ गलत होगा तो साहब हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो समर्थक है, केवल हमारा समर्थन है, लेकिन अच्छा होगा तो ठीक है, हम सरकार चला रहे हैं वहां पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपने बाला साहब थोराट का भी वक्तव्य यहां पर सुनाया, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो हमारे सीनियर लीडर है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार महाविकास आघाड़ी की अच्छे तरीके से चल रही है और कोई भी सत्ता बल, बाहुबल, धनबल के उपयोग से इसको गिरा नहीं सकेगा। सुधांशु त्रिवेदी, लोग मर रहे हैं एक तरफ और इस सबके बीच आपकी पार्टी के लोग इस चिंता में पड़े कि कैसे सरकार के नीचे जमीन खींच लें। देखिए रोहित जी, अभी चरण सिंह सापड़ा जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने किस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा। राहुल गांधी की जो बाइट थी, मैं उसका शब्दशः उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रनिंग द गवर्नमेंट एंड सपोर्टिंग द गवर्नमेंट।
यानी हिंदी में ये हुआ, सरकार चलाने और सरकार का समर्थन देने में अंतर है। हम महाराष्ट्र में समर्थन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप समर्थन दे रहे हैं क्या महाराष्ट्र में? समर्थन कर तो होता आप सरकार में शामिल ना हो। सरकार के हिस्से हैं आपके, दो मुख्यमंत्री सरकार के हिस्से हैं, आपके अनेक मंत्री हैं और आप कहने समर्थन दे रहे हैं। समर्थन का अर्थ होता है कि आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं, सरकार के हिस्से नहीं है। तो राहुल गांधी ने तो एक प्रकार से जो स्वयं सरकार का हिस्सा है उस कांग्रेस के लिए कह दिया हम समर्थन दे रहे हैं। एक स्टेप पीछे का तो कदम इन्होंने खुद उठा लिया। ये तो उनसे किसी ने नहीं कहा था ना। किसी ने कहा था कि आप अपनी सरकार की स्थिरता के ऊपर वक्तव्य दीजिए, जो संजय राउत जी ने देने का प्रयास किया। हम तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं कह रहे हैं। जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है ये पूरा दुनिया और पूरा भारत देख रहा है। यहां पर यह भी बहुत एक चिंतनीय बात है कि आप याद करिए कि उद्धव जी का सिलेक्शन होना था एमएलसी के रूप में, उसके लिए पहले बहुत ज्यादा सक्रियता थी। उसके बाद जो कुछ हो रहा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, देखिए अगर ये वीडियो आता है सामने कि एक सिक्योरिटी गार्ड बगैर इलाज के सड़क के ऊपर उसने प्राण त्याग दिए और वो भी बीएमसी के हॉस्पिटल में के बाहर, तो क्या इसमें किसी का दोष है क्या? यदि यह वीडियो आता है कि किसी व्यक्ति ने मांगा एम्बुलेंस, 16 घंटे एम्बुलेंस नहीं आई और वो पैदल चल दिया अस्पताल की ओर, इसमें किसी और की कोई राजनीति है क्या? यदि मुंबई पुलिस के एक एसआई को अस्पताल में बेड नहीं मिलता है और उसके बाद उसे दम तोड़ना पड़ जाता है, तो इसमें किसी की कोई राजनीति है क्या? और पालघर नांदेड़ को छोड़ दीजिए, मगर इसी के साथ साथ जिन 5 एसयूवी में लॉकडाउन 1 में जिस अधिकारी ने सबको जाने की समर्थन दिया था, जाने की चिट्ठी दी थी, उसे आंतरिक जांच में क्लीन चिट मिल गई है। सुधांशु जी, इसके बाद कहीं कोई किंतु परंतु है? इसमें से एक भी चीज बताइए। देश भर में जब आपके फैसलों को लेकर सवाल उठते हैं तो आप कहते हैं कि महामारी का समय है, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर एक साथ चलना चाहिए। महाराष्ट्र में वही महामारी जब विकराल रूप ले लेती है तो आपके नेता चले जाते हैं राज्यपाल के पास कि इनको हटाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। यह कैसा समर्थन है आपका महामारी के दौर में? वो भी आपकी एक बात सही है। मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूं। रोहित जी, विनम्रता से पूछना चाहता हूं, देश की आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई। तो सबसे अधिक आर्थिक संसाधन संपन्न राज्य महाराष्ट्र, और वहां इससे बुरी स्थिति। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट भारत के कई छोटे राज्यों से अधिक है और वहां के अस्पतालों में यह स्थिति। यदि भारत का एकमात्र शहर जहां तमाम अस्पताल इस कारण से बंद हो गए, पूरे अस्पताल संक्रमित हो गए हैं। मैंने 3-4 उदाहरण भी दिए और मैंने यह भी उदाहरण दिया कि गलत वाले अधिकारी को क्लीन चिट देकर अच्छी पोस्टिंग कर दी जा चुकी है। तो सबको साफ समझ में आ रहा है गुजरात गरीब राज्य है सर। किसी प्रकार की गुजरात के पास पैसा नहीं है। प्रशासनिक अक्षमता, गुजरात में तो डबल इंजन की सरकार है सर। अरे ट्रिपल इंजन की सरकार है साहब। फिर रोहित जी, मैं उत्तर दे सकता हूं इनका। अलग खींच रहे हैं। गुजरात की स्थिति पर कुछ कहेंगे? और जी, गुजरात की स्थिति पर कुछ कहेंगे? हाँ, या वो गरीब राज्य है, उनके पास पैसा नहीं? मैं ईमानदारी देखिए, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, 4 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पंजाब। एक जगह गुजरात में सरकार हमारी और वहां होने वाले जिस भी कार्य का हम उत्तरदायित्व वहन करते हैं, हम मानते हैं बिल्कुल। परंतु यह भी बात माननी चाहिए कि अगर आप ये बात कहें तो आपने समृद्ध की बात कही, गुजरात भी समृद्ध राज्य है और उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन है? पंजाब। वहां कोई समस्या? अभी चरण सिंह सापरा जी ने कहा हम राजनीति नहीं कर रहे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ जाना है। छत्तीसगढ़ तो राहुल गांधी बोले ना उनकी सरकार है, तो उसमें तो कोई मजदूरों के प्रवास में समस्या नहीं होनी चाहिए। दोनों राज्यों की सीमाएं मिली हुई है। छत्तीसगढ़ से झारखंड जाना है, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड, उसमें कहीं कोई बीजेपी शासित राज्य नहीं है। वहां से पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से भी सबसे ज्यादा मजदूर है। उत्तर प्रदेश, बिहार से ज्यादा मजदूर इनके। बताइए इनमें कौन सी समस्या है? राजस्थान और यूपी की सीमा पे आके ठीक है। क्या बात है कि इस समय आपको कोरोना काल में राजनीति करनी है, जनहित के कारण नहीं करनी। ओके, चरण सिंह सापरा बोलिए, फिर तापसे जी और कमलेश राय दोनों बोलेंगे। बोलिए चरण सिंह सापरा। देखिए रोहित जी, मैं एक लाइन में, इन्होंने इतना लंबा भाषण दिया, विवरण कर देता हूं कि मजदूरों का कंधा, राजनीति करना ये बीजेपी का धंधा। ये जिस तरह से बोल रहे हैं, इनको गुजरात, आपने ठीक पूछा, अहमदाबाद की हाईकोर्ट ने कहा, उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ाई है तैयारी जो वहां पर है। उस कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो हॉस्पिटल अहमदाबाद में है वो डूबता हुआ टाइटैनिक है। ये कहा कि कबाड़ खाना है, वहां पर मास्क जो है उस पर 31% ये लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं। पीपीई किट और टेस्टिंग किट जो है वो महंगे सरकार खरीद रही है। इनके मुख्यमंत्री वो ब्रांड एम्बेसडर और प्रमोटर हो जाते हैं डुप्लीकेट वेंटिलेटर के। ये गुजरात के अंदर क्या चल रहा है? और हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि मृतकों की संख्या
सरकार छुपा रही है। और फिर सरकारी व्यक्ति क्या उत्तर देता है हाईकोर्ट को कि अगर हम अहमदाबाद में टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो 70% अहमदाबाद जो है वो इन्फेक्टेड दिखाया जाएगा, तो आप क्यों नहीं टेस्ट कर रहे? क्यों वहां पर टेस्टिंग कम है? आप ये बताइए कि गुजरात के अंदर पर मिलियन कितनी टेस्टिंग हो रही है? मैं महाराष्ट्र का बताता हूं, मुंबई का बताता हूं। सुधांशु जी, अगर आपकी तैयारी है तो बताइए गुजरात में पर मिलियन कितने टेस्ट हो रहे हैं? सापड़ा जी, मैं ही बता देता हूं ना ये बातें। तो ये सारी जानकारी तो हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। गुजरात का सवाल भी मैंने उठाया सर, लेकिन मसला ये है ना सर, मैं आपको बताता हूं ना दिक्कत। सर मेरी समस्या क्या है सापड़ा जी, मेरी समस्या ये है, आपसे महाराष्ट्र पूछता हूं तो आप गुजरात बताते हैं, उनसे गुजरात पूछता हूं तो वो महाराष्ट्र बताते हैं। दिक्कत यहां कर फंस जाती है कि देश की राजनीतिक पार्टियां सर जब ये गिनाने लगती हैं कि मेरी लाशें उसकी लाशों से कम है सापड़ा जी, तो शर्म आती है कि देश की राजनीतिक पार्टियां ये बताने लगती हैं मेरी लाशें उसकी लाशों से कम है, तो बड़ा खराब लगता है। गुजरात की बात की है सर, ये सवाल तो मैं ही उठा रहा हूं। आपके बोलने से पहले मैंने पूछा कि महाराष्ट्र, आप सवाल उठाते हैं गुजरात की स्थिति क्या है, उसका जवाब कौन देगा? क्या महाराष्ट्र के सामने गुजरात गरीब राज्य है? उसका जवाब कौन देगा? लेकिन मैं जरा दो मेहमान और हैं, महेश तापसे जी और कमलेश राय जी, उन दोनों से कमेंट लो। उसके पहले फटाफट नारायण राणे हमारे साथ हैं, कुछ ही मिनट रहेंगे। नारायण राणे, फटाफट एक दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस बहस में नहीं ला रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग आपने की है नारायण राणे, क्यों लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन? किस लिए आपको लगता है ऐसा? राष्ट्रपति शासन इसलिए लगना चाहिए कि महाराष्ट्र की आज कोरोना वायरस से जो स्थिति निर्माण हुई है, आज 52,000 पेशेंट महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से हैं। 16,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से गुजर गए हैं। मुंबई में 32,000 पेशेंट और 1,000 लोग गुजर गए। भारी संख्या में प्रमाण रोज के रोज बढ़ रहा है, कम होना चाहिए। जब इन लोग उपचार कर रहे हैं तो कम होना चाहिए पेशेंट, तो पेशेंट की संख्या बढ़ती है। आज हॉस्पिटल में रखने के लिए जगह नहीं है, एडमिशन नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला करके कई लोग गुजर गए प्रीमाइसिस में। ऐसे आज मुंबई की स्थिति है। केम हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखने के लिए जगह नहीं है। कॉरिडोर में 10 डेड बॉडी रखा, आज मीडिया ने दी, पता है राणे जी, वो तो कह रहे हैं कि जब टेस्टिंग ज्यादा होगी तो आंकड़े तो ज्यादा आएंगे ही। हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं इसलिए आंकड़ा ज्यादा आ रहा है। तो क्या टेस्टिंग बोलेगा तो शिकायतें आते हैं, कोरोना का वायरस से बीमार है तो चेक तो करते हैं। लोक संख्या या कम से कम 12 करोड़ महाराष्ट्र की है, तो उस हिसाब से पेशेंट आते, मतलब उसको ठीक करना चाहिए। गुजर जाने की संख्या क्यों? 16,000 से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में गए ना। लॉकडाउन भी किधर है? कई इलाका में है, जैसे मुंबई में स्लम में क्या है, क्या लॉकडाउन है? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? लॉकडाउन भी स्ट्रिक्टली सभी इलाके में नहीं इंप्लीमेंट हुआ, अमल नहीं हुआ। यही तो शिकायत है, सरकार असफल है ये काम करने में सब। तो राणे जी, आपके मैथमेटिक्स से तो फिर गुजरात में भी लग जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन, केस तो वहां भी बढ़ रहे। देखिए, हम महाराष्ट्र का लोक प्रतिनिधि हूँ, नेता हूँ यहाँ का, तो मैं यहाँ की स्थिति का अवलोकन मैंने किया और मेरे को दिखाई दिया। अच्छा, मुझे दिखाई दिया, वो बातें मैं रखी। बहुत बढ़िया सर। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये भी तो कह रही है कि केंद्र की सरकार मदद नहीं कर रही। हम तो मांग रहे हैं मदद लगातार। कोरोना खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में इंडस्ट्री या कमर्शियल ये चालू करना है, तो कामगार कहाँ है, मजदूर कहाँ है? सब तो गए, कहां से लाएंगे? और इन लोग ने खाना पीना पानी का इंतजाम करते तो उन लोग नहीं भाग जाते, फैमिली को लेके नहीं जाते, और नहीं कर पाए। किसी क्षेत्र में महाराष्ट्र में काम किया, केंद्र के बारे में बोल रहे, केंद्र ने 20 लाख करोड़ की पैकेज दिया, तुम दो बोलना 50,000 करोड़ की दो,
वो तो मदद करनी चाहिए। ठीक। वो खुद मदद नहीं करती है, खुद पैकेज नहीं देते, सभी केंद्र नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने क्या करना चाहिए? ठीक है, खाली बैठे रहना। ओके, और स्थिर सरकार है, और स्थिर सरकार है ओके। तो लोगों को सुरक्षा देना और कोरोना से उनको बचाना ये फर्ज बनता है चलिए इनका। शुक्रिया नारायण राणे उन्हें आज तक से निभाना बात करने के लिए। नारायण राणे कह रहे हैं भाई राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम रही है। महेश तापसे और कमलेश राय, आप दोनों के पास आ रहा हूं फटाफट से। आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेताओं के बयान सुन लिए। तापसे जी, जो बात राहुल गांधी ने कही कि हम तो केवल समर्थन कर रहे हैं, सरकार तो महाराष्ट्र में आप लोग चला रहे हैं सर, क्या आप इससे सहमत हैं? महाराष्ट्र के अंदर तीनों पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना एक साथ सभी डिसीजंस लेती हैं और उन डिसीजंस के ऊपर हम कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत अपना जो कॉमन मिनिमम एजेंडा है उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। इस समय हमारे सामने एक ही एजेंडा है, वो है कोरोना और कोरोना के पेशेंट और कोरोना के पेशेंट का उपचार। इसीलिए अभी किसी भी प्रकार की राजनीति ना करते हुए हमें केंद्र शासन की बहुत सारी योजनाओं की और उनके पैसे की आवश्यकता है। हमने बार बार उनसे मांग की, जितने मांगे उतने नहीं मिले, लेकिन कुछ पैसे मिले हैं, लेकिन उतने नहीं मिले जितने मांगने चाहिए, जितने हमने मांगे थे। तो इसीलिए ये समय पूरे देश की केंद्र की शासन हो या राज्य की सरकार हो, उन्होंने एक साथ खड़े रह के मिलके इस कोरोना की महामारी का मुकाबला करना चाहिए। जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है, मुझे लगता है बहुत ही राणे साहब का व्यक्तिगत ये मत है या उनका व्यक्तिगत है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट ने इस प्रकार की कोई मांग ऑफिशियली अभी तक नहीं रही। थोड़ी देर पहले एक्स मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन की मांग को नहीं रखा। यहाँ पे अगर राष्ट्रपति शासन आपको रखना है तो वहां पे एसआर बोमई केस का बयान बहुत ही स्पष्ट रूप से कौन से हालात है जिसमें आप आर्टिकल 356 को इन्वोक कर सकते हैं, सारी चीजें स्पष्ट है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ मशीनरी है, नारायण राणे के बयान ने या उनकी एक मीटिंग ने इतना तो आप लोगों को परेशान कर दिया ना कि आप ये सब चीजें पढ़ने लगे, अध्ययन करने लगे, ढूंढने लगे कि भाई किस चीज को लेके हमको बैठना है। देखिए, राणे साहब एक बड़े नेता है, उनका हम आदर रखते हैं, ठीक है। वो बोलते समय ये भी बोले कि 16,000 लोग यहाँ से गए। आपके स्क्रीन पे 1695 दिखा रहे महाराष्ट्र फिगर। 16,000 महाराष्ट्र में दुरुस्त हो गए, जो बीमार पड़े हुए लोग थे 16,000 ठीक होके गए। राणे साहब का हम आदर रखते हैं, बड़े नेता है उसका। तो उन्होंने अगर कोई मांग रखी है तो जरूर केंद्र का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके ऊपर विचार करें, उनको जो करना है ठीक लगे। लेकिन अगर कोई भी इस प्रकार की बात होगी तो वो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू है, ये सुधांशु जी भी जानते हैं, आपको भी पता है। और यहाँ पे जो हमारी बात है, महाराष्ट्र के अंदर तीनों पक्ष एक रूप में एक साथ हाथ में हाथ मिला के, साथ में विपक्ष को भी साथ में लेके कोरोना की महामारी का हम सशक्ति से मुकाबला कर रहे हैं। कमलेश राय, अगर ऐसा है तो ये नौबत क्यों आई कि नारायण राणे के सामने आते ही उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं ये संकेत दिलाने पड़े शरद पवार से कि नहीं साहब सब कुछ ठीक ठाक है, और शरद पवार खुश है सरकार के कामकाज से, और उधर राहुल गांधी कुछ और कह के निकल गए जिसके लिए अब सफाई देनी पड़ रही कांग्रेस को। देखिए, आज रोहित जी, आपको बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है महाविकास आघाड़ी का, उद्धव साहब के नेतृत्व में अस्थायी रूप से जनहित के काम में पूरी तरह व्यस्त हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, खुद बेचारे अस्वस्थ हैं, वही इस तरह की मांग कर रहे हैं कि राष्ट्र पर शासन लगे। आप बताइए कि गुजरात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जो यहाँ के मजदूर गए हैं, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, उनको स्कूलों में रखा गया। आप ही की न्यूज ने कल दिखाया कि वहां पे ना लाइट है, ना पंखा है, ना खाने की सुविधा है, ना बेड की सुविधा है, ना कोई डॉक्टर आया, और लोग वहां पे घर से मंगा के खाना खा रहे हैं, चटाई बिछा के सोए हैं। कल रात को मैंने आज तक पे देखा था, आप ही के न्यूज चैनल पे। तो महाराष्ट्र की सरकार, आप अगर ग्राउंड लेवल पे आएंगे, यहाँ झोपड़पट्टी बहुत ज्यादा है, भौगोलिक स्थिति देखेंगे, एक टॉयलेट में 10 रूम के लोग जाते हैं। हम लोग उसको सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्लम एरिया है, एक स्लम एरिया में आधे किलोमीटर में 10,000 घर हैं। 10,000 घरों में जो टॉयलेट्स हैं, 20-20 घर, 25-25 घर एक टॉयलेट वापरते हैं, उसमें सैनिटाइजिंग हो रही है। उसकी वजह से ये जो बढ़ रहा है, आप बता रहे हैं, ये बढ़ रहा है, बिल्डिंगों में कम बढ़ रहा है। बिल्डिंगों में उन्हीं को हो रहा है जो कहीं फॉरेन से आए हैं या कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट से आया है और उस बिल्डिंग या उस परिवार में आके गया है,
वहां पे ये चीजें फैल रही हैं। तो आपके हिसाब से चलूं, आपके माध्यम से मैं यही कमलेश बताना जी, चाह रहा हूं कि आपके आज हिसाब से मानूं सबको मिलके तो मुंबई की परिस्थिति जी भाई साहब, जो इलाके की है, जिस तरीके की जनसंख्या का घनत्व है, उसमें ये होना सामान्य बात है जैसी आज परिस्थिति हो गई। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा हो जाना बड़ी बात नहीं है। नहीं, यहाँ पे चेकिंग उसका हम लोग लगातार मेडिकल कैंप कर रहे हैं, घर घर जाके चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए जो बीमार हैं, जो दूसरे जगह नहीं हो रही है, वहां के लोगों को गांव में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो डोर टू डोर, अगर आप मेरे साथ एक टीम देंगे तो मैं ले जाके दिखाऊंगा कि घर घर जाके कैसे लोग चेक कर रहे हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टी के लोग जानबूझ के। तो फिर राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं हमको नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं? हम उस सरकार में केवल समर्थन की स्थिति में, हम फैसले नहीं लेते। उनको क्यों कहना पड़ रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा होगा ना सर, फीलिंग आ रही होगी कि ये सरकार ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इसलिए इनके साथ दिखना ठीक नहीं है। नहीं, राहुल गांधी जी ने उस मुद्दे पे नहीं बोला है। उन्होंने कोई पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी सरकार वहां है, तो उन्होंने बोला हमारा समर्थन है, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार नहीं है, तो हमें मिलजुल के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसी लेवल पे काम कर सकते हैं, मन में अकेले अपने जो निर्णय होते हैं वो नहीं ले सकते। ये उनका मेरे ख्याल से जो बयान है उस हिसाब से था। कमलेश जी, उन्होंने तो यह भी कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है। अगर लॉकडाउन देश में फेल हुआ है तो महाराष्ट्र में तो फिर लॉकडाउन से भी आगे काफी कुछ फेल हो गया होगा। नहीं, लॉकडाउन फेल हो गया, देखिए पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अमेरिका जैसे समृद्ध देश में 1 लाख लोग मरे हैं, तो आप राहुल गांधी से सहमत नहीं है? फ्रांस में मरे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं। शिवसेना राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं है कि लॉकडाउन फेल हो गया? मैं उस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि लॉकडाउन पे हमें नहीं, शिवसेना उनके बातों से सहमत है, लेकिन लॉकडाउन में जो काम करना चाहिए हम सबको मिलके, वो आज मदद की जरूरत है। आज हमें राजनीति कम करना है और सेवा ज्यादा करना है, क्योंकि देश की जनता जो आज परेशान है उनको मलहम लगाने की जरूरत है, गजब की स्थिति है सर। जरूरत है उनके लिए काम करना है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम और राहुल गांधी बिल्कुल साथ साथ हैं, दूसरी तरफ आपसे जब राहुल गांधी का सवाल पूछता हूं तो आप ये कहते हैं कि इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। चरण सिंह सापड़ा, ये कैसा गठबंधन है जिसमें राजनीतिक पार्टियां एक साथ हैं लेकिन एक दूसरे पर ही आरोप लगा रही हैं कि ये राजनीति कर रहा? और ये भी वो कह दिया उन्होंने साफ साफ, चरण सिंह सापड़ा, कि लॉकडाउन फेल है, इस बात से वो सहमत नहीं है राहुल गांधी की। बोलिए चरण सिंह सापड़ा। देखिए, श्री राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि लॉकडाउन फेल है? उनके आज प्रमुख पीसी का प्रमुख बात यह थी कि जो हमारा गरीब वर्ग है, जो 50% गरीब वर्ग है, चाहे वो फिर श्रमिक मजदूर है या किसान है, ये सारे आज त्रस्त हैं या एमएसएमई है, इनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है। जो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया है 7,500 रुपया हर एक के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, और जिसका अकाउंट नहीं है उसको भी कैश पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जो सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर 7,500 कैश लोगों के हाथ में आ जाता तो क्या उससे लॉकडाउन सक्सेसफुल हो जाता? पहली चीज तो ये दोनों बातों का जुड़ाव क्या है? और दूसरा, ये 7,500 आपने कैलकुलेट कैसे किया कि 7,500 से ही होता? देखिए, 7,500 रुपया प्रति महीना देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है, इसलिए की है क्योंकि हम चाहते हैं कि डिमांड बढ़े। आज केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसमें डिमांड साइड का 1,86,000 करोड़ का है, बाकी सारा जो है वो सप्लाई साइड का है। आप सबको कर्ज दे रहे हो, कर्ज देने को आप आर्थिक सहायता कैसे कह सकते हो? आर्थिक सहायता तब होती है जब कैश पैसा किसी की जेब में जाता है। आज अगर मजदूरों की जेब में, गरीब लोगों की जेब में पैसा होगा तो वो सामान खरीदने के लिए जाएंगे। आज मजदूर क्यों पैदल चल के गया? क्योंकि उनकी जेब में 730 रुपए और 840 रुपए नहीं थे ट्रेन की टिकट लेने के लिए, इसके लिए वो लोग पैदल चले गए। तो मजदूरों के जेब में पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई चेन भी चलेगी। बड़ी अजीब सी स्थिति है। पहला सवाल मैंने राहुल जी के बयान पर आपसे पूछा तो आपने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, वो किसी और संदर्भ में था, सरकार में हम पूरी तरह से भागीदार हैं। अब मैं पूछ दूंगा कि महाराष्ट्र में 7,500 क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि वही वाली बाइट चला दो राहुल गांधी की, क्योंकि यहां फैसला लेने वाले नहीं है, फैसला इन दोनों को लेना है। नहीं, मैं बिल्कुल आपको इसका भी उत्तर देता हूं। देखिए, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने 2-2 हजार रुपया अभी ट्रांसफर किया है, तो 7,500 क्यों नहीं किया यहाँ पर? यहाँ 7,500 क्यों नहीं किया सर? आप मेरी बात पूरी तो होने दीजिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि और भी योजना बन रही है इसमें और केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। तो यही बात तो केंद्र सरकार भी कह रही है कि हमने भी इतने ट्रांसफर कर दिए, बाकी कर रहे हैं। वहां आपकी सुई 7,500 पे अटकी है लगातार।
रोहित जी आप मेरा उत्तर पूरा सुनते नहीं है, बीच में टोकते हैं। देखिए, सापड़ा आप जी और मैं किसी को इसलिए टोक टोकने रहा मुझे हूं टोकिए मत। क्योंकि मेरी आपने बात मेरे पूरी होने सामने दीजिए। एक रोड मैप रखा 7,500 रुपए का। जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं आप कहते हैं हम 2,000 दे रहे हैं। यही सुधांशु जी से पूछूंगा, वो कहते हैं हमने 500 और 2,000 दिया है। हमारे पास भी रोड मैप है। मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी कीजिए, पूरा होने कीजिए, दीजिए। पूरा कीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए रोहित जी। सवाल ये है, मैं आगे उसी पे आ रहा हूं कि महाराष्ट्र राज्य सरकार का 16,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास जीएसटी का बाकी है। हमने 25,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है केंद्र सरकार से। तो ये पैसा जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे 7,500 रुपए का आवंटन हम अच्छा। जरूर महाराष्ट्र में भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। केंद्र हमको सरकार जो आर्थिक मदद और मात्र महाराष्ट्र तो नहीं, हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी से आप पैसा दीजिए। हर राज्य को आज पैसे की जरूरत है। सर केंद्र क्योंकि यहाँ सरकार पर जो पैसा गरीब लोग देगी हैं, जो त्रस्त तो आप लोग हैं, उनको 7,500 आर्थिक रुपए मदद देने देंगे। की जरूरत है। जो आपने ये बात कही अभी अभी सुबह राहुल जी से आप ही ने खुद कहा कि सवाल ये वाला पूछा गया था, जब उन्होंने जवाब में कहा कि महाराष्ट्र में हम अकेले फैसला लेने वाले नहीं है, बाकी दो लोग भी हैं साथ में फैसला लेने। ठीक है सर। सर मैंने कोई नई बात बाहर से, सापड़ा जी एक तो आप नाराज मत होइए, मैंने कोई बाहर से बात नहीं कही, कोई आउट ऑफ द सिलेबस मैं चीज लेके नहीं आ गया हूं। जो बातें आप कह रहे हैं सर, आप सामने बैठे हैं, मैं आपके मुताबिक मैं राहुल गांधी की बात को तो तोड़ मरोड़ सकता हूं, उनकी अनुपस्थिति में आपकी बात को तो नहीं तोड़ मरोड़ सकता हूं सर। मैं केवल दोनों बातों को जोड़ के देखने की कोशिश कर रहा हूं सर। मैं तो कह रहा हूं, सापड़ा जी, मैं तो कह रहा हूं कि सापड़ा जी, महाराष्ट्र राज्य की सरकार के पास केंद्र सरकार अरे पैसा सापड़ा जी देगी मैं तो आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा देने के लिए तैयार है। हूं, उस पर भी आ रहा हूं सर, उस पर भी आ रहा हूं ना, उस पर भी आ रहा हूं कि केंद्र की सरकार पैसा देगी तभी आप 7,500 रुपए देंगे। सुबह राहुल जी ने कहा कि हम तो दे देते लेकिन वो दोनों साथ वाले मानेंगे तभी दे पाएंगे। उसका एक मतलब यह भी निकलता है कि हम अकेले सरकार में नहीं है, बाकी पार्टनर्स भी हैं और हम फैसला लेने की भूमिका में नहीं है। अब इन दोनों से पूछता हूं ये 7,500 देने में क्या टांग अड़ा रहे हैं, या ये भी पैसे का वेट कर रहे हैं केंद्र से। लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी रेल मंत्री ने 1 घंटे पहले ट्वीट किया, पीयूष गोयल ने, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के कहने पे हमने 145 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अरेंज की। आज 50 ट्रेनें 3 बजे तक चलने को तैयार थी लेकिन केवल 13 चल पड़ी क्योंकि पैसेंजर्स की कमी थी, यात्री कम थे। अब ये कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा, पहले कह रहे थे हमको ट्रेन नहीं मिल रही, केंद्र सरकार कह रही है कि साहब ट्रेन तो दे रहे हैं, इनके पास यात्री नहीं है चढ़ाने के लिए। चक्कर क्या है सर, सच क्या है, झूठ क्या है, जरा बताइए तो। चक्कर मैं आपको बहुत साफ बताता हूं। जब सबसे पहले लॉकडाउन में मूवमेंट की छूट दी थी केंद्र सरकार ने, तो पहले शुरू के 2-3 दिन आपको याद हो सिर्फ बसों के जाने की अनुमति थी, ट्रेन के नहीं। सबसे ज्यादा यह विषय महाराष्ट्र से उठाया गया, बसें कैसे, ट्रेन जब तक नहीं होंगी कैसे चलेंगे इतने लोगों को जाना। और जब ट्रेन चल गई तो ये विषय आया कि पैसा कौन देगा। जब ये केंद्र सरकार ने कह दिया हम 85% देंगे, जितने भी 1000 मजदूर एक गाड़ी में आ सकते हो, परंतु वह सूची तो प्रदेश की सरकार देगी। अब यहां पर अगर समस्या है कि मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं, गृह मंत्री दूसरी पार्टी के हैं, इनमें सामंजस्य नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। दूसरी बात, अभी कमलेश राय जी ने एक बात बोली कि राहुल गांधी जी ने गलत नहीं बोला, वो तो सिर्फ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे तीनों लोग एक हैं। इसका मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वर्तमान समय की महामारी की चुनौती और उससे जनता के परित्राण का विषय शायद उनके हिसाब से नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं चरण सिंह सापड़ा जी से, तो ये तो कहते हैं 7,500 रुपए, चलिए कोई बात नहीं, राहुल गांधी ने तो 72,000 भी देने की बात कही थी, आपने अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं दे दिया, चलिए वो भी हम छोड़ देते हैं। अरे भाई आपने तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहा था कि हम गरीबों को 5,000 रुपया, बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2.25 साल हो गए, दे दिया क्या? ये इस बात का प्रमाण है। और महाराष्ट्र में आपकी मध्य प्रदेश सरकार चली गई 1.5 साल बाद, न 1.5 साल वहां दिया, 2.25 साल राजस्थान में हो गए, 5,000 रुपया दो करोड़ ये केवल समस्या क्या है? सर आप लोग सुनिए ना, इतिहास में मत जाइए, लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं। प्लीज मेरा आप दोनों नेताओं से एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन, मैं किसी का मैं डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं मैं मानता हूं सर, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। 2 ही पॉइंट पूछने हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वर्तमान चुनौती में महाराष्ट्र की जनता के कष्टों का निवारण है या नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, यदि कांग्रेस सरकार ने समर्थन दे रही है या सत्ता में शामिल है, यदि सरकार में शामिल है तो कैबिनेट की साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वह महाराष्ट्र सरकार के हर निर्णय के लिए उत्तरदायी है या नहीं, हाँ या नहीं में दोनों का उत्तर। ठीक है सर, अभी लेता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं सुधांशु जी, बार बार मध्य प्रदेश का जिक्र आ रहा है, सापड़ा जी से पूछा भी नहीं था, उन्होंने पहले मध्य प्रदेश कहा, आपसे पूछा भी नहीं, लेकिन आपने फिर बीच में मध्य प्रदेश का जिक्र किया। सर मैं कह रहा हूं कोरोना का काल है, लॉकडाउन अभी चल रहा है, आगे पता नहीं लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा। सर कहां से होटलों में बुकिंग होगी, कहां से विधायकों को बसों में लेके जाएंगे, कहां छुपाएंगे? सर थोड़ा तो रहम कीजिए, लोगों को आप कह रहे इकट्ठे मत हो।
रोहित जी, मैंने मध्य प्रदेश का उल्लेख बेरोजगारी भत्ते के संदर्भ में किया था, राजनीतिक संदर्भ में नहीं हुआ। जहां तक राजनीतिक दृष्टि से सरकार की स्थिरता पर प्रश्न लगने की बात आई है तो इसकी शुरुआत वहां से हुई। अटकलों का बाजार, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ है या नहीं, तो एनसीपी के प्रवक्ता बेहतर बनाएंगे। शरद पवार जी जाकर मिले और आज राहुल गांधी ने समर्थन की बात कह दी है। तो इनके तो अघाड़ी के जो दोनों पहिए हैं ये गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार जी मिले तो तापसे जी से सवाल पूछ मिले जाके तापसे जी से सवाल पूछ लेते ना। तापसे जी, जो महाराष्ट्र में अगर 7500 नहीं जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक मॉडल रखा है देश के सामने कि भाई 7500 रुपए मिलने चाहिए हर आदमी को, तो अगर महाराष्ट्र में 7500 नहीं जा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार। और अगर राहुल गांधी ने 7500 का मॉडल रखा तो क्या इस उम्मीद के साथ रखा था कि केंद्र सरकार पैसा दे देगी और हम बांट देंगे सबको? देखिए, पहले तो तापसे नहीं तपासे है, मैं 2-3 बार आपको पहले बोल चुका हूं। तपासे नाम लिखने में भी गलती है और मैं वहीं से पढ़ रहा हूं, मैं उसको दुरुस्त करवाता हूं अपनी टीम से कह के। महेश तपासे कर दीजिए इनका नाम। अब बोलिए तपासे जी। मैंने जैसे पहले कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारी सरकार की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। ये सरकार 3 पक्षों की सरकार है जिसमें शिवसेना ड्राइविंग सीट पर उनका मुख्यमंत्री, और हम लोग दोनों कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ में रह के ये सरकार चला रहे हैं। ये सरकार जब हमने महाराष्ट्र में हमने गठन की तो महाराष्ट्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ का कर्जा पिछली सरकार हमारे को सौंप के चली गई। अभी की स्थिति में लगभग 16,500 करोड़ रुपए केंद्र शासन के पास से आने हैं। ये सरकार आने के बाद जो महामारी हुई, इस कोरोना की महामारी का सबसे बड़ा शिकार ये महाराष्ट्र हुआ और मुंबई शहर। ये सारी चीजें करते समय जिस प्रकार का तालमेल हमारी तीनों पार्टियों ने दिखाया और जो नतीजा सामने आया, अब नतीजा थोड़ी देर पहले केंद्र के एक सचिव ने बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 60,000 लोग कोरोना की बीमारी से दुरुस्त हो गए या ठीक हो गए। अब 60,000 लोग अगर दुरुस्त हो गए या ठीक हो गए तो उसमें से 16,000 लोग महाराष्ट्र में। तो क्या आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी को, महाराष्ट्र की शिवसेना को और महाराष्ट्र की विपक्ष पार्टी को बधाई नहीं देंगे कि 16,000 लोग उसमें से ठीक हो गए? 50,000 इन्फेक्टेड लोगों का जो आंकड़ा बता रहे हैं उसमें से 16,000 ठीक हो चुके हैं। अब लगभग 33,000 लोगों को इन्फेक्शन है, जो शायद उसमें से बड़े पैमाने पे जो लोग हैं आने वाले हफ्ते में या 10 दिन में शायद उसमें से भी ठीक हो। अभी दूसरी बात ये तपासे जी, ये चीज आपको नहीं लगता कि आपको अपनी सहयोगी पार्टी को ये बताना चाहिए कि जब वो देश में 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,35,000 मरीज देखते हैं तो उसमें भी ठीक होने वालों का आंकड़ा है? आप इससे सहमत होंगे? नहीं, आप बोलिएगा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ बीच में, केवल उसको ऐड कर लीजिएगा। एक, क्या देश के आंकड़े में भी उस ठीक होने वाले को जो देखना चाहिए हमें अलग से, जैसे आपने देखा है? और दूसरा, क्या आप भी सहमत हैं कि लॉकडाउन फेल हो गया? देखिए, मैं आपको आप पूरी बयान आप बीच बात में काटेंगे तो फिर उसके अंदर कोई मजा नहीं। पूरे बस ये, अगर 60,000 लोग देश में ठीक हो तो महाराष्ट्र में से 16,000 लोग उसमें। अगर 1.5 लाख लोग महाराष्ट्र में बीमार है तो 30,000 महाराष्ट्र में भी है। हिंदुस्तान के अंदर पहला जो कोरोना का पेशेंट था वो लगभग 15 जनवरी को केरल में पाया गया। दूसरा पेशेंट महाराष्ट्र में 30 जनवरी के आसपास पाया गया। अब क्या हम केंद्र शासन को पूछेगा कि क्यों आपने थर्मल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे स्टार्ट नहीं की जनवरी के आखिर में, क्यों आपने एयरपोर्ट फ्लाइट बंद नहीं की? उस दौरान लगभग 78 लाख इंटरनेशनल पैसेंजर्स आर ट्रैवल्ड इनटू मुंबई। ये आंकड़े सब जगह पे अवेलेबल है। तो देखिए, जहां जहां पे पॉसिबल हो, पंजाब ने लॉकडाउन किया, आप मानते हैं लॉकडाउन फेल हो गया? हमारा लॉकडाउन 31 मार्च तक था। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने उसको बढ़ाकर लॉकडाउन फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 में किया। हमने उस चीज का स्वागत किया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सारी चीजें करनी चाहिए वो करी। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने सारे देश के मुख्यमंत्री जी, क्या आप मानते हैं लॉकडाउन फेल हुआ? देखिए, लॉकडाउन फेल हुआ या लॉकडाउन फेल नहीं हुआ ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है, सर ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि आज राहुल जी ने कैटेगोरिकली कहा कि लॉकडाउन फेल हो गया। देखिए, लॉकडाउन फेल हुआ या लॉकडाउन फेल नहीं हुआ ये क्वेश्चन नहीं है। कोरोना के पैंडेमिक को जूझने में हम कितने सक्सेसफुल हो पाए ये क्वेश्चन है। अगर सक्सेस रेट पूछेंगे तो वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी कामगिरी की है। लेकिन क्या ये बहुत है? ये बहुत नहीं है, क्योंकि जहां पे टेस्टिंग ज्यादा है वहां पे रिजल्ट आ रहे हैं, जहां पे टेस्टिंग कम है वहां पे उस प्रदेश के हाईकोर्ट भी उस प्रदेश के अगेंस्ट। तपासे जी, क्या इसका मतलब ये मैं समझूं कि जिन राज्यों में केसेस ज्यादा आ रहे हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनको इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि देखो इनके यहाँ इतने केसेस हैं क्योंकि ये टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं?
या फिर मैं ये समझू कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, वो सभी राज्य लॉकडाउन को सही ढंग से इंप्लीमेंट कराने में फेल हो गए। कोई टेस्टिंग नहीं करता, वस्तु स्थिति जानने के लिए और हमारे प्रदेश की जनता के सामने क्या खतरा मंडरा रहा है उसके जानने के लिए हमारे पास क्योंकि फैसिलिटी हम शायद टेस्टिंग कर पा रहे हैं, शायद अन्य प्रदेशों में है या नहीं है उसके बारे में बयान नहीं करूंगा, लेकिन मेरे स्टेट में हमने पहले ही दिन से एपिडेमिक एक्ट लागू किया और उस एपिडेमिक एक्ट के तहत पुलिस को और प्रशासन को, ठीक है सर, मेरा एक सवाल रह गया, ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मेरा एक सवाल जो आपसे था वो रह गया। अभी वापस आपके पास आने का समय मिलेगा तो पूछूंगा कि 7,500 रुपए आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो क्या इसलिए नहीं दे रहे कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया? सुधांशु त्रिवेदी हाथ उठा रहे थे, पहले अपनी बात बोल लीजिए, उसके बाद कमलेश जी आपके पास आ रहे। बोलिए सुधांशु। बहुत संक्षिप्त में एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन की बात कह रहे हैं, जब लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 किया गया तो केंद्र की घोषणा से पहले 2 दिन पहले ही 4 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ा दिया, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। बाकी 3 जगह तो एक पार्टी की सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने के निर्णय में तीनों दल सहमत थे या नहीं? ये स्पष्ट रूप से इनको बताना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि टेस्टिंग की बात, तो टेस्टिंग के साथ ये भी देखिए जो टेस्ट हो रहे लोग उसमें जो लोग मृत हो रहे हैं उनका प्रतिशत क्या है, और यह भी यथार्थ होना चाहिए। जब आपने जनवरी की बात कही, यहां आया था तो 23 जनवरी तक तो WHO ने कहा, ये कह दिया था कि यह मनुष्य से फैलने वाली बीमारी नहीं है, जिसके लिए आज तक WHO कटघरे में है। और दूसरी बात, उस समय भारत में एक ही लैब थी, पुणे की लैब, जहां ये टेस्टिंग हो सकती थी। तो लैब टेस्टिंग के मामले में महाराष्ट्र देश में सर्वोच्च स्थिति में था। अब आप ये भी तो बताइए ना, आपके पास संसाधन सबसे ज्यादा, आपके पास आर्थिक स्रोत सबसे ज्यादा, आपके पास टेस्टिंग की कैपेसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद लॉकडाउन भी आपने सबसे पहले बढ़ाया और उसके बाद दोष दूसरे का। ये कैसा विचित्र तर्क है? कमलेश जी, सुरक्षित है महाराष्ट्र की सरकार? पूरा करेगी कार्यकाल? लॉकडाउन बढ़ाने के बाद जो रोहित जी जो हो सकता है जनहित में काम, वो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने सभी हमारे तीनों पार्टी मिलके बहस आगे बढ़ गई सर। अब तो मैं पूछ रहा हूं सरकार सुरक्षित है? आज आप देख रहे हैं जी, चीफ मिनिस्टर आपका है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं सरकार सुरक्षित है? आपका क्वेश्चन नहीं सुना मैं। सरकार सुरक्षित है महाराष्ट्र की? पूरा कर लेगी समय या कोरोना की बलि चढ़ जाएगी? 100% सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। और महाराष्ट्र की जनता माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी को, तीनों पार्टियों के नेतृत्व में उनको कुटुंब प्रमुख मानती है, और वो जो निर्णय ले रहे हैं सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, न कोई पार्टी पक्ष देख रहे हैं। दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हम लोग मदद कर रहे हैं। हमारी ट्रेनें छूट रही तो उनको पहले हम आगे ले जाके बिठा रहे हैं, उनको पहले खाने के पैकेट दे रहे हैं, उनको पहले पानी का पैकेट, हम लोग भेदभाव नहीं करते। मंत्री खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि 125 रेल खड़ी करने की बात थी, आपने सुना, उसमें से 13 केवल भरपाई सुबह आज, क्योंकि यात्री नहीं थे। देखिए क्या हो रहा है, आप नहीं यात्री हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि एक इकट्ठा हो जाए तो भी प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को बुलाना पड़ रहा है, लाइन लगवाना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रख के। तो वो उत्तर प्रदेश कैसे ले जा रहा है सारे लोगों को बैठा बैठा के हर रोज 2-2 लाख? रेलवे स्टेशन पे छोड़ना है तो ले जा। अभी तक 600 ट्रेन तो गई है, 600 ट्रेन तो हम लोग ले भेजे ही हैं, आगे भी भेज रहे हैं। हमने खुद कम से कम 6 ट्रेन अकेले हमने भेजा है, खाली अंधेरी विधानसभा से। तो ऐसा नहीं है, लोगों के बीच काम करना और कहना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा हमको ट्रेनें नहीं मिल रही हैं। आज रेल मंत्री कह रहे हैं साहब ट्रेनें खड़ी हैं, हमको यात्री नहीं मिल रहे हैं। चक्कर क्या है सर? ऐसा है कि राजनीति करना हो तो आप संडालन जी कोई बात हमें अभी कहें और मैं बोला मैं अभी दिया तो आप तुरंत नहीं लेंगे। आपको एक दिन का समय देके देना पड़ेगा कि हम सारे लोगों को फोन करना पड़ता है, यात्रियों को उनको बुला के लाइन लगवाना पड़ता है, सबका परमिट चेक करना पड़ता है, उनको बसों में बिठाना पड़ता है, फिर रेलवे स्टेशन पे उनको टिकट देना पड़ता है और फिर ट्रेन में बिठा के छोड़ना पड़ता है। एक काम करने के लिए पुलिस यंत्रणा, सोशल वर्कर जितने हैं, पार्टी वर्कर जितने हैं, ये सारे मिलके ले जाके कर रहे हैं। तो आज उनको मदद करने की जरूरत है। इसमें हमारे साथ आके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मदद करना चाहिए, न कि जाके राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहिए कि यहाँ राष्ट्र पर शासन लग जाए। हमने तो कभी नहीं, शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री जी राजीनामा दें क्योंकि पूरे देश में कोरोना फैल गया। ठीक है, हमने तो नहीं कहा एक बार भी। उद्धव जी ने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी कि कहीं राजनीति की बात मत करो, किसी का विरोध मत करो, खाली सेवा करो, जनता के लिए काम करो। लेकिन राय साहब, आपके सहयोगी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी अगर ये कहेंगे कि लॉकडाउन फेल हो गया तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना
कि क्या आप भी मानते हैं लॉकडाउन फेल हो गया? क्योंकि आपने तो लॉकडाउन का फैसला आने के पहले तय कर दिया था कि हम लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं, किया था कि नहीं? उनका कहना यह है रोहित जी कि जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे 1000 बसें प्रियंका गांधी ने भेजा था, जो पैदल जा रहे थे लेबरों को उनको बिठा के उनके गांव छोड़वा दो। तो उस समय बस की परमिट चेक हो रही थी, उस समय बस का पॉल्यूशन चेक हो रहा था। सवाल लॉकडाउन पे पूछ रहा हूँ, आप प्रियंका गांधी की बसों की पैरवी कर रहे हैं, उन पे तो लगातार चर्चा होती रही। जितने दिन बस खड़ी रही, कागज पे चली या जमीन पे चली, उतने दिन हम लगातार यहाँ चर्चा करते रहे। सर एक सेकंड, लास्ट कमेंट ले रहा हूँ सापड़ा जी, चिंता मत कीजिए, बोलिए अपनी बात सापड़ा जी, बोलिए। अगर महाराष्ट्र में ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार पे जो सवाल उठते हैं उनसे आप भाग नहीं सकते सर। उनकी जवाबदेही में भी आपको हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी, और आपके दोनों सहयोगी कह रहे हैं आप बराबर के हिस्सेदार हैं। नहीं, बिल्कुल हम बराबर के हिस्सेदार हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि हम बराबर के हिस्सेदार नहीं है। जो राहुल जी ने बात कही है कि लॉकडाउन फेलियर है, वो इसलिए भी कहा क्योंकि हजारों की संख्या में जो हम देख रहे हैं कि मजदूर सड़कों पर चल के गए, पैरों में छाले पड़े हैं, किसी ने बच्चे को ट्रेन में जन्म दिया, किसी ने बच्चे को रास्ते में जन्म दिया। एक बच्ची ज्योति अपने पिता को हरियाणा से लेकर के और बिहार तक, दरभंगा तक साइकिल पर चला करके सापड़ा जी माफी चाहता हूं, समय खत्म हो गया है, आपका कमेंट पूरा ले नहीं पाऊंगा, लेकिन बार बार राजनीतिक पार्टियां एक ही बात कहती रही कि ये महामारी का समय, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सब राजनीतिक पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए, सब राजनीतिक पार्टियों को टीम इंडिया की तरह खड़े होना चाहिए। लॉकडाउन का चौथा चरण पूरा नहीं हुआ है, लेकिन टीमें किस कदर बटी हैं इसकी तस्वीर आप हर रोज देख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक में दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देख रहे हैं। तो ब्रेक के बाद दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। ठीक 6 बजे हल्ला बोल अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।